हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर, यहाँ पर आपको 5 देखने को मिल रहा है। तो 5 नंबर प्रैक्टिस सेट हम आज करेंगे। और साथ में बता दूं भाई मैं कौन हूँ। मैं MTS 2024 से सिलेक्टेड हूँ। तो भाई आपकी बढ़िया प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूँ। और जितने भी भाई सीधा 5th क्लास पे आए हैं, पहले ना अपनी पिछली जो क्लासेज हैं उनको ज़रूर रिवाइज कर लेना। और आज का हमारा क्योट है, आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर लक आई सीम टू हैव। मतलब हिंदी वालों को भी बता देता हूँ भाई, जितना ज़्यादा तुम ना मेहनत भरा काम करोगे, जितने ज़्यादा तुम पढ़ाई करोगे, उतना ही ना तुम मानोगे कि भाई मेरा लक ना काम कर रहा है। क्योंकि लक और जो हार्ड वर्क है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे ना, उतना ही आपका लक है वो आपका साथ देता चला जाएगा। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और इनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको करवाने वाला हूँ। तो वो मेरा काम है और याद करवाने का मेरा काम है। एक बारी पढ़ के देखो, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज हर बुक्स द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम एंड कैपिटलाइजेशन आ गोस्ट स्टोरी। हिंदी में कर देता हूँ, सेम ही है। एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस वही है। तो ये किन की बुक है? तो ये है हमारी अरुंधति रॉय जी की बुक। तो आज हम अरुंधति रॉय की सभी बुक मैं आपको करवा देता हूँ और मैं याद भी करवा दूंगा। वो मेरी गारंटी है भाई याद करवाने की। तो अरुंधति रॉय बुक्स। तो देखो पहली बुक तो है इनकी, यही ले लेते हैं हम, एल्जेब्रा वाली। जो हमारी एल्जेब्रा है कहाँ गई? द एल्जेब्रा। मैं आज इनकी सभी बुक आपको करवा दूंगा। आगे से आपको अरुंधति रॉय की कोई बुक है वो आप सीधा ही देख के टिक लगा दोगे। तो पहली बुक हमारी द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस। दूसरी हमारी बुक है कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, द केस फॉर फ्रीडम, फ्रीडम। तीसरी हमारी बुक है कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी, अ गोस्ट स्टोरी। चौथी जो बुक है वो है इनकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 से 15 बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पांचवी हमारी बुक है इनकी, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और छठी बुक है एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, गाइड टू एम्पायर। तो ये इनकी हमें 6 बुक देखने को मिलती है। जो इनकी जब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना, इनके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला था, बुकर प्राइज भी मिला था, बुकर प्राइज। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब मिला था इनको? 1997 में इनको यह बुकर प्राइज मिला था। तो देखो अब हम कैसे याद करते हैं। वैसे ये एक ना वुमन है, पर हम ना एक इनको याद रखते हैं, इनका नाम पकड़ लेते हैं अरुण। तो अरुण एक ऑर्डिनरी पर्सन है, अरुण एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो एल्जेब्रा का टीचर है। एल्जेब्रा आपको पता मैथ्स में आता, जो एल्जेब्रा का टीचर है। तो एल्जेब्रा का टीचर है और भाई उसके पास कैपिटल, पैसे की तो कमी नहीं होगी। तो उसके पास बहुत कैपिटल है, तो उसके पास बहुत कैपिटल है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और कश्मीर में जाके छोटी छोटी चीज़ों पर, और कश्मीर में जाके, ये ना आपको अभी लग रही होगी इतनी लंबी ट्रिक क्या लिखवा रहा हूँ, पर आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा। और कश्मीर में जाकर
स्मॉल थिंग्स भी देखता है या खरीदता है, ये भी लिख सकते हो, भी देखता है। ठीक है। तो अरुण, अरुण से आप पकड़ सकते हो, अरुण से पकड़ सकते हो अरुंधति रॉय। ऑर्डिनरी पर्सन एंड ऑर्डिनरी पर्सन गाइडेड टू एम्पायर। एल्जेब्रा से द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस। और कैपिटल से कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी, यहाँ पर पकड़ सकते हो। और हमारा, और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, खुश, आउटमोस्ट हैप्पीनेस, यहाँ से पकड़ सकते हो। कश्मीर, कश्मीर द में यहाँ पर से पकड़ सकते हो। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आप यहाँ से देख सकते हो। तो देखो मैं दोबारा से आपको एक बार रिकॉल करवाता हूँ, ये आप मत देखो, इसको मैं कैसे छुपाऊँ। ये लीजिए, देखिए, अरे ये क्या आ गए, ये देखिए मैंने वो छुपा दिया है। तो आपको कुछ नहीं देखना, एक अरुण नाम का बंदा है, अरुण नाम का बंदा है, वो क्या है, एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ऑर्डिनरी पर्सन है। और वो किसका टीचर है, अलजेब्रा का टीचर है। और वो भाई अलजेब्रा का टीचर है तो उसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होगा, पैसा होगा, और वो कैपिटल की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश रहता, आउटमोस्ट हैप्पी है। और वो उसी से भाई क्या करता, कश्मीर घूमने जाता है और वहाँ पर जाके छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल थिंग्स देखता है या खरीद लेता, स्मॉल थिंग्स। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो अरुंधति रॉय का, ये आपको याद हो चुका है। अच्छा, जो गॉड स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें 1997 में मैंने जैसा ही बताया बुकर प्राइज़ मिला है। तो आप ऐसे इसको याद आसानी से कर सकते हो। आगे हम चलते हैं सलमान रश्दाई की बुक। देखो ये सलमान दिख रहे हैं ना आपको, इनकी मैं आपको बुक लिखवा देता हूँ। देखो ये तो हमारी अरुंधति रॉय की हैं, ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। अब चलते हैं सलमान रश्दी की बुक्स की तरफ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सलमान रश्दी, सलमान, देखो ये आपको दिख रहे हैं ना सलमान रश्दी, इनकी बुक मैं आपको करवाई देता हूँ। रश्दी, सलमान रश्दी, ठीक है। तो इनकी जो हमारी पहली बुक है वो है द स्टैनिक वॉर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी बुक भी, बहुत ज़्यादा। आप अगर एसएससी के आपने कुछ प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको पता भाई कितनी ज़्यादा इनकी पूछी जाती हैं। दूसरा मिडनाइट चिल्ड्रन, ये जो मिडनाइट चिल्ड्रन ना, ये इतनी बारी आ चुकी है, कम से कम 10 से 15 बार ये क्वेश्चन हमारा आ चुका होगा। अगला है द गोल्डन हाउस, द गोल्डन हाउस, और ये भाई मैं आपको इतनी बारी रिवाइज करवा दूंगा, आपके दिमाग में बिठा के छोड़ दूंगा। अगला है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, HER, हर फीट। और भाई हिंदी और इंग्लिश में बुक सेम ही होती है, कभी ना सोचो भाई यहाँ पर बिया तो हिंदी में इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की सेम होती है। अगली है इमेजिनरी होमलैंड, होमलैंड्स ऐसे। अगली है द मूर लास्ट साई, और उससे अगली है सेम, सेम। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो मैं आपको इसकी ट्रिक लिखवाता हूँ यहाँ पर। अरे ये तो ज़्यादा ही मोटा हो गया। तो देखो इसकी जो ट्रिक है वो आप कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक। तो देखो मान लो ये सलमान है, इसको हम सलमान भाई समझ जाओ, सल्लू भाई, सलमान है वो ना मिडनाइट को खराब मूड में, मूड से मूड बना लेना, मूड में अपने गोल्डन हाउस से निकलता है, अपने गोल्डन हाउस से निकलता है, ठीक है। जो वहाँ पर लोग थे ना, जो अपने फीट पे थे, वहाँ लोग थे, मान लो गाड़ी में निकल गया, वहाँ जो लोग थे जो अपने फीट पर थे, ग्राउंड, अपने ग्राउंड के फीट पर थे, उनके लिए ना स्टैनिक बन गया। स्टैनिक का मतलब होता है एक टाइप से आप मान सकते हो राक्षस, हिंदी में अगर देखें तो स्टैनिक का मतलब होता है राक्षस। तो पर थे,
उनके लिए स्टैनिक बन के आया। उनके लिए आपको पता ना गाड़ी चढ़ा दी थी तो उससे ही बनाई है ट्रिक। उनके लिए स्टैनिक बनकर आया। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा क्या, उन्हें ना सेम आनी चाहिए, उन्हें सेम आनी चाहिए कि वो ना गाड़ी चलाते हुए इमेजिन कर रहे थे, इमेजिनेशन के लिए। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पर बुक्स कौन सी हमने की हैं। तो सलमान रश्दी की बुक है, देखो पहली तो है सलमान से पकड़ लिया, यहाँ से मिडनाइट चिल्ड्रन, मूर से मूर लास्ट साई, गोल्डन हाउस द गोल्डन हाउस यहाँ से पकड़ लोगे, ग्राउंड फीट से पकड़ लिया था, ग्राउंड बीनीथ हर फीट से, स्टैनिक वॉर से स्टैनिक वॉर पकड़ लिया, और सेम से सेम पकड़ लिया, और इमेजिनेशन से इमेजिनरी होमलैंड ऐसे। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको याद हो चुका है। सलमान रश्दी का आया आपके सामने, सलमान रश्दी आया, आपको पता है वो मिडनाइट में घर से निकला, मिडनाइट में क्या कराया उसने, घर से निकला, उसका मूड था वो ख़राब था, मिडनाइट में अपने मूड ख़राब के निकला, और उसका गोल्डन हाउस से निकला, अपने गोल्डन हाउस से निकला। गोल्डन हाउस से निकला तो क्या किया, जो वहाँ पर वो फीट पर खड़े थे, ग्राउंड फीट पर उनके लिए वो क्या बन के आया, स्टैनिक बन के आया। फिर उसने क्या किया, उसको ना सेम आनी चाहिए कि वो क्या है, उनके सेम आनी चाहिए अपने इमेजिनेशन या इमेजिनरी होमलैंड के लिए। ठीक है, ऐसे आप इनको जोड़ के याद कर सकते हो। तो मैंने दोनों की दोनों आपको करवा दिए हैं। अभी चलते हैं हम क्या, जो हमने पहले किए थे रिवीजन कर लेते हैं। अभी ना मैं जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्रिकेटर्स ये हम ना पहले ही कर चुके हैं, मैं आपको पूरा नहीं लिखने वाला। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बताओ, ये है युवराज सिंह की। ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ, पूरा नहीं लिखूँगा। अच्छा, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है, ये सचिन तेंदुलकर जी की। अच्छा, सिक्स मशीन ये किसकी है, सिक्स मशीन है, ये है किसकी होगी, क्रिस गेल। अगला है आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है, ये है सौरव गांगुली जी की। अच्छा, नो स्पिन ये किसकी है, शेन वॉर्न की। अच्छा, इसमें आपको मैं दो और करवा देता हूँ, एथलीट्स चाहिए। एक तो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ये मैंने पहले नहीं करवाई थी, अरे नहीं ये नहीं, टेस्ट द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी होगी, ये होगी मिल्खा सिंह जी की। इनको क्या उपाधि मिली है, इनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं, फ्लाइंग सिख। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसके हैं, कपिल देव जी की। ये क्रिकेट से संबंधित है, पहले पर मैंने आपको नहीं करवाई थी। इन्होंने 1983 का जो हमने वर्ल्ड कप जीता था ओडीआई का, उसमें ये कैप्टन थे। अच्छा, मैं दो अनुपम खेर जी की भी करवाई थी। एक तो करवाई थी बेस्ट डे इज़ टुडे, अनुपम खेर जी की बेस्ट डे इज़ टुडे। अच्छा, और कौन सी थी, एक और करवाई थी ना मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी अनुपम खेर जी की, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोनली। तो ये दो मैंने बुक पहले ही करवा चुका हूँ, तो इनको पूरा नहीं लिखने वाला। तो भाई इतनी सारी बुक्स हैं मैं आपको करवा चुका हूँ। अरुंधति रॉय जी की पूरी करवा दी है, सलमान रश्दी की क्रिकेटर्स की पूरी करवा चुका हूँ, और धीरे धीरे मैं आपको एथलीट्स की अभी पूरी करवा दूंगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यू रिनाउड आर्टिस्ट ऑफ डांस स्टाइल इन इंडिया आर रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव एंड
कुंबुनी लाखिया। तो ये जो कुंबुनी लाखिया है, सोना नारायण है, रोशन कुमारी है, माया राव हैं, तो ये कौन से डांस से रिलेटेड है? तो मैंने आपको बताया कि ये कौन से डांस से रिलेटेड है, ये है हमारी कथक से रिलेटेड। तो कथक के बारे में हम सारी चीज़ें देख लेते हैं और कथक के बाद जितने भी आज एक्सपोनेंट हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ याद करवा दूंगा। देखो कथक, कथक, कथक का मतलब क्या होता है? ये ना कथा शब्द से ओरिजिनेट हुई है। कथा शब्द जो हम कथा बोलते हैं ना वो। अच्छा, जो ये कथक है ना, कथक ये मुगलों ने ना इसको क्या किया था? मुगलों ने ना पैट्रिनाइज किया था, पैट्रिनाइज, पैट्रिनाइज दिस डांस। मतलब ये ना एक उनके उनका जो दरबारी डांस था ना उनके लिए मुगल्स में, तो ये हम कथक वे बहुत ज़्यादा डांस देखते थे। अच्छा, ये जो ओनली क्लासिकल डांस है, ओनली क्लासिकल डांस है, जिसमें ना हमें टू फीचर क्या होता है? पर्शियन एलिमेंट्स, पर्शियन एलिमेंट्स, इसमें ना पर्शियन एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये कैसे किया जाता है? ठुमरी स्टाइल में किया जाता है। ठुमरी, ठुमरी म्यूजिक में ये किया जाता है, ठुमरी म्यूजिक में ये किया जाता है। और आपको पता ही होगा ये यूपी का है। और इसमें 3 घराने हैं, मेन 3 घराने हैं। एक तो है लखनऊ घराना, लखनऊ, एक हमारा जयपुर घराना, जयपुर, और एक कौन सा है? एक है बनारस घराना, एक है बनारस, लखनऊ, जयपुर। अच्छा, इन तीनों ही घराने के फाउंडर देखें तो वो कौन से? लखनऊ के हैं वाजिद अली खां, अली खां। जयपुर के भानु जी, और इनके हैं जानकी प्रसाद जी। अभी आप बोलोगे कि भैया मैं हमको तो ये घराने याद ही नहीं होंगे। देखो कथा सुनते हैं ना, कथा सुनते हो तो क्या हो जाता है? अगर आप कथा सुनोगे, कथा में क्या होगा? आप अगर रस से बोलोगे जय, रस, अरे रे रे क्या लिख दिया? अगर आप रस से जय बोलोगे, तो आपका ना लक बढ़ जाएगा, तो आपका लक बढ़ जाएगा। अभी आप सोचोगे क्या लिखवा दिया? तो कथक में हमारे 3 घराने हैं, तीनों घराने की ट्रिक है कथा ना भगवान, किसी भी भगवान की कथा हो सकती है। मान लो शेरा वाली माँ की है जो हम कथा सुनने गए, तो कथा सुनोगे ना आप तो रस से जय बोलो, रस से कोई से भी भगवान की जय बोलो, तो आपका ना लक बढ़ जाएगा। तो रस से बना रस, ठीक है, और जय से जयपुर, और लक से बन जगह लखनऊ। तो भाई ऐसी ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ। अच्छा, लक इस अब इनके पूछोगे फाउंडर कैसे आप याद रखोगे? फाउंडर भी बताता हूँ। लक बढ़ेगा तो वाजिब हो जाएगी आपकी सारी जगह क्या हो जाएगी? वाजी, आपका तो लक बड़ा अच्छा है। वाजी, जय भानु जी, आप इसको सीधा याद कर ले, जय बोलो भानु जी की। और बना प्रसाद बना भाई, प्रसाद बना। तो जानकी प्रसाद, जय बोलो भानु जी की, लखनऊ। अभी ना मैं इसके जो कथक के एक्सपोनेंट्स भी आपको याद करवा देता हूँ, तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो अभी हम कर लेते हैं कथक के जितने भी एक्सपोनेंट हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ में याद करवा दूंगा। और भाई वो मेरा काम है याद करवाने का, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो कथक एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो देखो 3 रोशन कुमारी यहीं से ले लेते हैं, रोशन कुमारी, सोवना नारायण, माया राव। भाई ये मेरा काम, चिंता मत करो याद करवाने का। अभी आप सोचोगे इतने सारे नाम कैसे याद रखें? कुंबुदिनी लाखिया, ठीक है। फिर आ जाती हैं अस्थाना सिस्टर्स में कौन कौन सी हैं? तो एक तो कामिनी और एक है नालिनी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं महाराज,
तीन महाराज हैं हमारे महाराज। एक तो हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और एक है हमारे अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। एक हमारी सितारा देवी, सितारा देवी। एक है फिर हमारे प्रसाद आ जाते हैं, प्रसाद। कौन कौन से प्रसाद? नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। ये तीनों के पीछे प्रसाद है। उसके बाद आते हैं विद्या, गौरी, अकबर। उसके बाद आते हैं आदित्य, मंगल दास, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे एक और कुमकुमधर, कुमकुमधर। तो देखो ये मैंने आपको लगभग सभी के सभी हैं जो एक्सपोनेंट्स याद करवा दिए हैं। अब आप कहोगे भाई भैया याद कैसे करें? मैंने तो चीज़ है ना याद करने की, मैं करवाता हूँ। देखो ट्रिक, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रिक, और यहाँ पर हम खींच लेते हैं लाइन। तो मानो देखो कथा, फिर से हम कथक को हम कैसे याद रखते हैं? कथा से ये शब्द ओरिजिनेट हुआ है। तो कथा कब होती है? जब सूर्य अस्त हो जाता है, क्योंकि हम कथा ना ज़्यादातर रात को करते हैं। तो अस्त हो जाता है ना, अस्त हो जाता है। तो यहाँ से हम कथा याद कर सकते हैं। सूर्य अस्त हो गया तो अस्त से आ जाएगा अस्ताना, अस्ताना सिस्टर्स, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो क्या होंगे? सितारे निकल आएंगे, सितारे निकल आएंगे। तो सितारा देवी, यहाँ से आप याद कर लेना, सितारा देवी। अच्छा, जब कथा चलती है ना तो क्या होता है? प्रसाद बंटता है। सितारा जब कथा चलती है तो उसके बाद कथा खत्म होने के बाद क्या होता है? प्रसाद बंटता है। तो जितने भी नामों के पीछे प्रसाद आए, तीन नाम आपको करवाए, नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। तो यहाँ पर आप इनको बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो। तो देखो हमारे क्या हो गए? सितारा देवी हो गए, प्रसाद हो गए, अच्छा अस्ताना सिस्टर्स हो गई। उसके बाद क्या है? कथा में ना बड़े बड़े महाराज भी आते हैं, बड़े बड़े महाराज आएंगे। तो महाराज से आप याद कर सकते हो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज। ये तीन नाम याद हो गए होंगे। अच्छा, हम कथा सुनते हैं ना, तो कथा से हमें क्या मिलता है? कथा से हमें एक तो ना कथा सुनना एक बहुत ज़्यादा मंगल होता है, मंगल शुभ काम होता है, ठीक है। और कथा में ना हम किसी भी भगवान के ना कुमकुम का टीका लगाते हैं, कुमकुम का टीका लगाते हैं। और कथा सुनने से हमें क्या मिलती है? विद्या भी मिलती है। तो ये आप तीनों साथ में करना कि कथा बहुत मंगल होती है, कुमकुम का टीका लगाया जाता है और विद्या मिलती है। तो यहाँ पर विद्या, गौरी, अकबर, आदित्य, मंगलदास, यहाँ पर मंगल आ गया, और कुमकुमधर, यहाँ पर आपके ये नाम याद हो गए हैं। अच्छा, फिर क्या क्या आपको याद करना है? अभी हमारे रोशन, सोवना और माया। तो देखो जब आप कथा सुनते हो ना तो क्या होता है? आप भगवान नारायण की भी आप कथा सुनते हो, नारायण, और भगवान नारायण की आप कथा सुनते हो ना तो आपका जीवन रोशन हो जाता है, रोशन हो जाता है। और आपके हाथ में ना माया आती है, माया पैसा आ जाता है। कोई भाई पैसे के लिए करता है, कोई भाई चाहता है कि हमारे जीवन में रोशन आ जाए, नारायण जी की कथा। तो नारायण जी की कथा कोई तो रोशन के लिए करता है, कोई माया के लिए करता है। तो ऐसे याद कर लेना, सोना नारायण, रोशन कुमारी और माया। और जो एक कुंभुधनी लाखिया हैं ये आपको खुद याद करनी होगी, कुंभुधनी लाखिया हैं वो आपको खुद याद करनी होगी। एक बार फिर से हम वाइंड अप करते हैं, इसको दोबारा से करके देखते हैं। तो देखो कथा सुनी, कथा कब सुनते हैं? जब सूर्य अस्त हो जाता है, तो अस्ताना सिस्टर्स हो गई। अच्छा, जब सूर्य अस्त होगा क्या निकलेंगे? सितारे निकलेंगे, सितारा देवी। अच्छा, कथा सुनने के बाद क्या होगा? प्रसाद बांटा जाएगा। प्रसाद में कौन आ गए? नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। अच्छा, कथा सुनने कौन आएंगे? महाराज आएंगे, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज। कथा क्या होती है? मंगल होती है, उसमें कुमकुम का टीका लगाया जाता है और हमें विद्या प्राप्त होती है। कथा में हम क्या करते हैं? नारायण जी से हम रोशन मांगते हैं कि हमारा जीवन रोशन हो, और माया मांगते हैं कि भाई हमें पैसे की प्राप्ति हो, ठीक है। और कुमधुनी लाखिया आप ऐसे याद कर सकते हो। चिंता मत करो, इतनी बारी रिवाइज करवा दूंगा कि आप भूलने वाले नहीं हो। अच्छा, अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलिए अभी हम रिवीजन करते हैं। कौन से? आंध्र प्रदेश के मैंने आपको क्लासिकल डांस करवाए थे। रिवीजन करवाऊंगा, लिखूंगा नहीं पूरा। आंध्र प्रदेश, अरे आंध्र प्रदेश लिख दिया भाई, आंध्र
प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से आप कैसे किए थे? तो जो अंधे लोग होते हैं ना, पहले बता रहा हूँ भाई, ट्रिक है, कोई भी अपने दिल पे मत लेना। जो अंधे लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वीर, वीर होते हैं। तो वीरगा से, अच्छा यस, यस गान, यस और भोलू, यस गान और भोलू, भोलू थे। अच्छा, जो अंधे लोगों को क्या नहीं दिखते? भूत नहीं दिखते। भूतिया डांस, भूतिया डांस। अच्छा, और अंधे लोग होते हैं ना, धीमे से चलते, धीमसा डांस, धीमसा डांस। और क्या क्या था हमने? वीर होते हैं अंधे लोग, यस और भोलू दो दोस्त थे, भूतिया डांस थे। अच्छा, एक थे बोला, बोलक, बोला कर, कम साले, काम साले, काम साले। तो दो डांस ये हो गए, बोलक और कम साले। कम बोला कर साले, ऐसे याद किया था, बोलक कम साले, कम बोला कर साले। तो ये हमारे आंध्र प्रदेश के हो गए। मैंने हरियाणा और भाई आपको गोवा के भी करवाए हुए हैं, और मैंने आपको गुजरात के भी करवाए हुए हैं। वे अगली स्लाइड में हम रिवाइज करेंगे। अभी तो हमने आंध्र प्रदेश के रिवाइज कर लिए हैं। देख रहे हो, 2 क्वेश्चन में 25 मिनट हो गई भाई। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स। तो मोती मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? जो आगरा वाली है। तो ये ना बेसिकली 3 मोती मस्जिद हैं। मैं आपको तीनों के तीनों ट्रिक से याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। एक तो मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मस्जिद देखो, एक तो हमारी ये लाहौर में, एक है हमारी दिल्ली में, और एक है हमारी आगरा में। आगरा वाली किसने बनवाई? वो बनवाई है शाहजहां ने। दिल्ली वाली किसने बनवाई? औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। अरे नहीं नहीं नहीं, ये औरंगजेब ने नहीं बनवाई है, ये लाहौर, दिल्ली, हाँ दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनवाई है। भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, औरंगजेब ने ही बनवाई है। और लाहौर, लाहौर वाली बनवाई है शाहजहां ने। अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, जहांगीर ने बनवाई है। लाहौर वाली बनवाई है जहांगीर, गिर। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखो, ये मेरा काम है याद करवाने का। आगरा, आगरा का किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो आगरा वाली तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी कि आगरा वाली मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई है। दिल्ली, दिल्ली में जाते हैं ना तो आपको जेब, जेड लिख देंगे तो जेब, औरंगजेब। तो दिल्ली में जाते हैं ना तो आपकी जेब बहुत ज़्यादा खाली हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा शहर है, बहुत ज़्यादा महंगा शहर है, तो आपकी जेब खाली हो जाती है। और लाहौर, लाहौर कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान भाई जहाँ, पूरे जहाँ में ना भीख मांगता घूमता रहता है। तो भाई लाहौर, लाहौर से जहांगीर, लाहौर जहांगीर। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो लाहौर कहाँ पर? पाकिस्तान में, जहांगीर। अभी बात कर लेते हैं अकबर की। अकबर की नहीं, बाबर की। मुगल्स का सबसे पहले कौन आया था? बाबर। तो बाबर के याद कर लेते हैं। पहले मैंने आपको करवाया, एक तो 1526 का युद्ध, 1527, 1528, 1529 और 1530। 4 इसने युद्ध लड़े थे मोटे मोटे। अगर हम देखें, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, और 1527 में क्या? पानी खाया। फिर है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घग्गर का युद्ध, और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत में इसने किसको हराया? किसको हराया बताओ? खानवा में किसको हराया? चंदेरी में किसको हराया? घग्गर में किसको हराया? तो पानीपत में इसने हराया था इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी। एक अकेला राजा था जो युद्ध के मैदान में मरा है, मुगल उसका दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का अकेला राजा जो युद्ध के मैदान में मरा हो। खानवा, खानवा में इसने किसने? राणा सांगा जी को हराया, राणा सांगा जी को हराया। यहाँ पर मेदिनी राय को हराया, मेदिनी राय। और यहाँ अफगानों को हराया, अफगानों को। और यहाँ पर मृत्यु 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 हो गई थी 1530 में इसकी। अच्छा, ये जो 1494 में ना फरगना की गद्दी पर बैठा था, फरगना, फरगना की गद्दी पर बैठा था, फरगना की गद्दी। तो जब ये कितने साल का था? ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। तो ये उस टाइम पे 12 साल का था। और जो इस बाबर का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था इसका 1483 में। 1494 में बैठा, 1483 में इसका जन्म हुआ था। 12 साल का इसी हिसाब से ये हुआ है।
तो ये हमने पूरे रिवाइज कर लिया। अच्छा, पानीपत के तीनों युद्ध भी करवा देता हूँ। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पहले करवा चुका हूँ वैसे। 1556 में अकबर और हेमचंद्र के बीच में, और 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर जीत गया था। तो ये मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए हैं एक ही उसमें। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। इतने आप क्वेश्चन पढ़ लिए, इतना मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ। तो देखिए, टू गेट रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब टू बी ईटन इन लार्ज अमाउंट। हिंदी में कर देता हूँ। कब्ज से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सेवन बड़ी मात्रा में करने की सलाह दी जाती है? प्रोटीन का, मांस का, मछली का या फाइबर का? अगर आपके पेट में कब्ज हो रखी है या गैस हो रखी है तो आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? फाइबर। फाइबर किन में होता है? फाइबर होता है हमारा सब्जियों में, वेजिटेबल्स में। तो भाई ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनो वीनो से कुछ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर वेजिटेबल्स खाओगे तो आपकी जो कब्ज की शिकायत है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आपको भाई यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं वो खानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइबर्स। और फाइबर्स किस में होता है? ये होता है वेजिटेबल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वाज द इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 ऑर्गेनाइज? तो ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप था 2023 का, तो वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। अच्छा, उड़ीसा से मेरे को ना कुछ याद आ रहा है। छऊ डांस कहाँ कितने जगह होता है? मैं एक बार करवाई देता हूँ। उड़ीसा से याद आ गया ना। तो छऊ डांस होता है 3 प्रकार का। एक तो कहाँ होता है? एक तो ये होता है झारखंड में, मैं बता रहा हूँ भाई, आपको याद करवा के छोड़ूंगा, वेस्ट बंगाल में। और एक होता है ये उड़ीसा में। उड़ीसा वाला कौन सा होता है? यहाँ होता है मयूरभंज छऊ। वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छऊ। और झारखंड में क्या होता है? सरायकेला छऊ। नहीं अरे रुको, सरायकेला नहीं, मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ और केला, शायद सरायकेला छऊ होता होगा। सरायकेला छऊ। इसमें मेरे को डाउट लग रहा, केला तो था उसमें पर सरायकेला शायद नहीं था। मेरे को ये थोड़ा डाउट है। झारखंड वाला देखना, केला तो होगा उसमें। मेरे को ये क्योंकि ट्रिक याद है। तो देखो, उड़ीसा ओडी मयूर है, जो मोर है वो क्या करता है? उड़ता है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से याद रखना। बंगला आप आधा थोड़ी ना लोगे, पूरा लोगे। तो पुरुलिया। और झाड़ पे क्या लगता है? केला। तो सरायकेला छऊ झारखंड में, वेस्ट बंगाल पुरुलिया में, और उड़ीसा मयूरभंज में। तो उड़ीसा से मैंने याद आ गया था ये छऊ 3 प्रकार का होता है। ये जो क्लासिकल डांस हैं वो मैंने आपको बताई हैं 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो अपना मिनिस्ट्री है ये 9 प्रकार के, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल मिनिस्ट्री, वो 9 क्लासिकल डांस मानती है और छऊ को भी क्लासिकल डांस मानती है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मयूरभंज सरायकेला, यही होगा केला। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 1974 में शास्त्रीय गायिका नैना देवी को निम्नलिखित में से किस गायन शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो जो 1974 में शास्त्रीय गायिका नैना देवी हैं तो उनको पद्मश्री किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो बताइए। तो देखिए, हमारे 4 अवार्ड होते हैं बेसिकली अपने भारत देश में पहले करवा चुका हूँ। सबसे जो ऊंचा अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। जो दूसरे नंबर का होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्म श्री। तो इनका है जो पद्म श्री है, इन्हें यह कब मिला था? तो यह मिला था इनको ठुमरी डांस के लिए। ठुमरी। और जैसा कि मैंने बताया भाई, ठुमरी म्यूजिक पे किया जाता है कथक, पीछे ही बताया कथक है जो ठुमरी म्यूजिक पे किया जाता है। तो नैना देवी, ये आप याद कर सकते हो। कैसे याद करवाता हूँ मैं बताता हूँ।
नैना तुमरी, नैना, नैना आँख होती है, नैना तुमरी, नैना तुमरी, तो ऐसे याद कर सकते हो। नैना तुमरी से बड़े ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, छोड़ूंगा नहीं भाई रिवीजन करवाए बिना, रिवीजन ही तो की है गोवा के। तो मैंने आपको बहुत बारी करवाया है। गोवा में क्या करते हैं, मैन घूमने जाते हैं, मैंडू। अच्छा, उनके क्या उठती है, तरंगे उठती हैं, तरंग मेल। वहाँ पर फिर क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ताल गाड़ी, ताल गाड़ी, फुगड़ी, फुगड़ी, ठीक है। और फिर वे क्या करते हैं, सो जाओ, सो जाओ, रात को सो जाते हैं, रो मत, रो मत, जागो, जागो, ठीक है। एक तक गुफा में, गुफा में, गोफ डालो, गुफा में डाल दो। तो ये है भाई हमारे गोवा के डांस। हरियाणा के भी रिवाज करवा देता हूँ, लगे हाथ। लूर, क्योंकि लू चलती है। खोड़िया, जो बारात चली जाती है उसके बाद जो औरतें रह जाती हैं वो करती हैं खोड़िया। ये मैंने करवाए हुए हैं इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लूर, खोड़िया। अच्छा, सांग डांस, सांग, फाग, फाग, तो ये डांस है हमारे हरियाणा के, आपको याद होने चाहिए। और भी थे बहुत सारे, लूर, खोड़िया, सांग, और ये सांग डांस, फाग, और भी आप लिख के बता देना। अगला हमारा आमतौर पर हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है यौगिक रसायन क्या होता है, जो लाफिंग गैस है वो क्या होती है, वो होती है N2O। N2O को हम लाफिंग गैस कहते हैं। चलिए अब पिछले हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी रिवाइज कर लेते हैं। वैसे N2O का पूरा नाम क्या होता है, N2O का पूरा नाम होता है नाइट्रोक्स ऑक्साइड। और ये कहाँ काम आती है, ये आती है मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक्स पे आपको देखने को मिलती है। दांत के जो भाई उखाड़ते हैं ना उसमें भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। और एनेस्थीसिया, जो हमें दर्द नहीं होता, एनेस्थीसिया होती है सुन्न करने की दवाई, उसमें भी हम इसका N2O लाफिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब रिवीजन टाइम, रिवीजन टाइम RT। तो रिवीजन टाइम CH3OH क्या है ये बताओ, किसका फॉर्मूला है, और 1 मोल में की मात्रा क्या होती है बताओ भाई। तो CH3OH है, ये है मेथनॉल, मेथनॉल। कलरलेस लिक्विड है, ये मैंने आपको पहले करवाया। 1 मोल में कितने होते हैं, 6.02 10⁻23 यहाँ पर एटम्स बोल सकते हो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस वाज द एग्रीकल्चर प्रोहिबिटेड फॉर इट्स फॉलोअर्स। तो वो कौन सा धर्म है जिसमें अनुयायियों के लिए कृषि निषिद्ध है, मतलब वो कृषि नहीं कर सकते हैं। तो बताओ कृषि किसमें नहीं कर सकते हैं, तो वो जैनिज्म है, उसमें कृषि नहीं कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं सेंसस में, मैंने बताया था भाई कितने परसेंट कौन कौन से लोग रहते हैं। तो हिंदू में बताओ, हिंदू के भाई भारत देश में कितने परसेंट लोग रहते हैं, मुस्लिम में बताओ, और फिर बताओ क्रिश्चियन, फिर बताओ अपने सिख, फिर बताओ बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, फिर बताओ जैनिज्म को फॉलो करने वाले। तो हिंदू को करने वाले हैं 79.8%, मुस्लिम को 14.2%, क्रिश्चियन को 2.3%, सिख को 1.7%, बुद्धिज्म को 0.7% और इसको जैनिज्म को 0.4%। तो जैनिज्म में ही होता है, जो एग्रीकल्चर है वो ये नहीं कर सकते। महावीर स्वामी जी से रिलेटेड है, मैं जैनिज्म और बुद्धिज्म आपको करवाऊंगा अगली क्लासेज में, आज कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसे आप नहीं कर पाओगे। अच्छा मेरे को रिवीजन में ना ये है तो साइंस का ही, तो मैंने ना आपको कुछ विटामिन्स भी करवाए थे, विटामिन्स के नाम वो भी मैं आपको आज रटवा देता हूँ। तो विटामिन जो फैट में सोल्यूबल होते हैं वे मैं पहले करवा चुका हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। फैट में होते हैं कीड़ा है वो फैट में लग जाता है, और जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो BC होते हैं। तो इनके नाम भी करवा देता हूँ, ABCDEFK, अरे F नहीं है EK, ठीक है। तो विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल, और इससे क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो आप इसको कैसे याद रखते हो, नाइट ब्लाइंडनेस होती है रात को, रेटिनॉल ऐसे याद कर सकते हो। सी है एस्कॉर्बिक एसिड, सी एस्कॉर्बिक एसिड कैसे हुआ, जो ये होता है ना खट्टे फलों में होता है। तो जैसे हम नींबू है, नींबू को हम क्या करते हैं, जो ठंडा होता है कोल्ड ड्रिंक, वो एक एसिड ही तो होता है ना, कार्बोनिक एसिड, तो उसमें हम नींबू को डाल के पी लेते हैं। तो ऐसे आप याद करते हो, सी है एस्कॉर्बिक एसिड। डी है कैल्सीफेरोल,
तो डी हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि डी में होता है विटामिन डी, विटामिन डी, और ये हमें कहाँ से मिलता है, सन से, सन से। और ये किसके लिए अच्छा होता है, ये होता है हमारी हड्डियों के लिए। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम, तो ऐसे बनाई है कैल्सीफेरोल। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से आपको क्या हो जाएगा, एक तो स्कर्वी हो जाएगा, स्कर्वी, स्कर्वी से क्या होगा, आपके जो गम्स है ना, जो आपके मसूड़े हैं, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। कैल्सीफेरोल की कमी से, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, रिकेट्स, आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। ई में क्या है, ये है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। इसमें क्या होता है, आपको बांझपन, इनफर्टिलिटी हो जाती है, बांझपन की समस्या होती है। तो देखो ई ऐसे बना, ई से बना, तो यहाँ पर ना टोक ही तो रहा है, इसको बीच में आके टोक रहा है, देखो एक डंडा आ गया बीच में, तो टोकोफेरोल ऐसे आप याद कर सकते हो। और विटामिन के है फाइलोक्विनोन, क्विनोन। इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, आपका खून का धक्का है वो नहीं जमेगा, मतलब आपको एक बार कट लग गया ना शरीर पे, तो वहाँ से खून का रिसाव होता रहेगा। अभी बात करते हैं बी की। बी को आप कैसे याद कर सकते हो, उसका वैसे थायमीन होता है, थायमीन। तो देखो बी कैसे बना है, बी ऐसे बना है, तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि थाई हमारी कहाँ होती हैं, तो ये जो हमारे बट्स होते हैं ना, ऐसे हमारे कुछ बट्स होते हैं, इनके नीचे से हमारे थाई निकलती है। तो भाई ये एक ट्रिक है, मैं समझता हूँ भाई ट्रिक थोड़ी अजीब है, पर कर लो यार, करनी तो पड़ेगी ना। तो बट्स हैं, बी से बट्स बन गए, ये बट्स जैसे लग रहे हैं ना, और यहाँ से थाई होती हैं, जो हमारी पैरों की हड्डी होती है थाई, तो यहाँ से थाईमीन आप याद कर सकते हो। अच्छा, विटामिन बी की कमी से हमें क्या हो जाता है, हमें हो जाता है बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और भाई ऐसे याद रख सकते हो, थाई में हमारे बट्स दो होते हैं, तो बेरी बेरी जो दो एक साथ आ जाए ना, तो उसे कमी से होते हैं। तो मैंने आपको ये रिवीजन करवा दिए, थोड़ा मदद कर लेते हैं यार। अच्छा, अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल। तो हिंदी में बता देता हूँ, ये देखो हिंदी में कर देता हूँ, इतना मैं पढ़ो हिंदी वालों भाई, इतना मैं साफ कर लेता हूँ। तो देखो, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सब का अनुपात सबसे अधिक है। तो भाई सबसे गरीब राज्य कौन सा है, वो हमारा बिहार। और बिहार में ही है जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। हालांकि मैं आपको बाद में करूँगा पूरे, पर मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैसे देखते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो इसमें 1100 के आसपास के लोग हैं वो रहते हैं, तो इसमें इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा, आई गेस 1161 के आसपास रहते हैं इसमें। और सबसे कम है वो रहते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है, 17 लोग ही रहते हैं बस 1 किलोमीटर पर स्क्वायर के एरिया में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियंस आर्म एक्ट 1878 पास्ड। तो देखो वाइसरॉय भाई मैं आपको 4 करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। वाइसरॉय, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 1876 से 1880 तक, ठीक है। एक हमारे करवा देता हूँ 1880 से 84, एक करवा देता हूँ 84 से 88, और एक करवा देता हूँ 1899 से 1905। तो देखो 1876 से 80 तक कौन था, वो था लिट्टन, लिट्टन। उसके बाद आया रिपन, उसके बाद आया डफरिन, और ये आया कर्जन, कर्जन। भाई लोड वोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती इनके पीछे। तो देखो कर्जन, तो आप इनको कैसे याद रखते हो, 1876 से शुरू, इसका जो आंसर हो जाएगा 1878 से, तो यहाँ पर हमारा लिट्टन हो जाएगा, लिट्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 1876 से 80, 80 से 84, 84 से 88, इनके बीच में भी यहाँ पर 2 वाइसरॉय आए हैं, पर वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के रिलेटेड। फिर आया था ये, तो रिपन, रिपन भाई देखो इनमें ना सबसे ठीक था, अब वाइसरॉयज में यही था, इसने थोड़ा इंडिया के हक में ही काम किया था। डफरिन के टाइम में क्या होता है, डफरिन के टाइम में होता है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, भी मैं आपको बता चुका हूँ। 1886 की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी जी ने की थी।
अच्छा, करजन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था 1905 में, तो करजन ने बंटवारा किया था। और यहाँ पर लिट्टन और रिपन के बारे में आपको बता दिया। रिपन ने भाई ऑफिशियल सेंसस करवाई थी 1881 में। वैसे अगर हम सेंसस देखें तो 1872 में मायो के टाइम में हुई थी, पर वो अनऑफिशियल थी। पर जो ऑफिशियल हुई थी 1881 में हुई थी। अभी तक जो हमारी कितनी सेंसस हो चुकी हैं 1881 के हिसाब से 15, और आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो हमारी 7 हो चुकी हैं। लास्ट हुई थी 2011 में। 2011 के सेंसस कमिश्नर कौन थे? CV चंद्रमौली जी थे। तो ये मैंने करवा दिया। अब आपको ये याद कैसे रखोगे? देखो, आप ना लेट जाते हो कब्र में। आप कब लेटते हो जब आप रिप हो जाते हो। ये डफर है, ये डफर वाला काम है, ये डफर वाला काम है। तो आप ऐसे याद रखते हो कि जब आप ना लेटते हो, लेटना है ये, जब आप लेटते हो, रिप हो जाते हो, RIP बोलते हैं ना, रेस्ट इन पीस, तो आप रिप हो जाते हो, ये डफर वाला काम है भाई। ये मैं किसी की सेंटिमेंट्स को हार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बस एक ट्रिक के तौर पर हम देख रहे हैं। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। लेट गया रिपन, ऐसे भी याद कर सकते हो, लेट गया रिपन डफर में। लेट, अगर ऐसे लेट गया रिपन डफर के साथ, लेट गया रिपन डफर के साथ, तो ऐसे याद कर सकते हो 1876 से 1888 तक। फिर यहाँ पर 2 का गैप आ जाएगा, 2 आए थे, उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 टू 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो भाई सबसे ज़्यादा वीट है वो बताओ कहाँ पर होता है? हालांकि आप इसका भाई क्वेश्चन है बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो वो है हमारा बिहार नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, असम नहीं हो सकता और वेस्ट बंगाल नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट? मतलब इसमें पूछा गया है कि जब मशीनरी खराब हो जाती है किसी राज्य की, तो कौन सा है अनुच्छेद के तहत वहाँ पर आपातकाल लग जाता है? तो देखो, इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ ही लेते हैं। आज इमरजेंसी का टॉपिक मैं आपका करवा देता हूँ। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल। इमरजेंसीज के बारे में हमारा कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इमरजेंसीज के बारे में दिया गया है, एक तो हमारी होती है 352 के तहत, एक होती है 356 के तहत, एक होती है 360 के तहत। तो ये जो 352 वाली, वैसे हमने इमरजेंसीज कहाँ से ली है? मैंने आपको करवा था, ये ली है हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसीज हैं वो ली हैं। अगर हम इमरजेंसी देखें तो कौन से पार्ट में है? वो पार्ट 18 में हमें देखने को मिलती है। अगर हम 352 देखें तो ये होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये होती है हमारी स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल इमरजेंसी। और ये होती है हमारी वित्तीय या फाइनेंशियल आपातकाल, वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये है भाई, ये है अनगिनत बार लग चुकी है। ये है अब तक हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लगी है। एक तो लगी है 1962 जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, फिर लगी 1971 जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था, और एक लगी है 1975 जो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। ये कब लगी थी? ये लगी थी 25 जून 1975 को। और ये हटी कब थी? 21 मंथ बाद हटी थी, 21 मंथ महीने चली थी। और ये कब हटी थी? 21 मार्च 1977 को ये हटाई गई थी। इस समय हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। और जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी। अच्छा, जो स्टेट इमरजेंसी है वो भाई बहुत ज़्यादा हर एक स्टेट में लगती है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर भाई यूपी में बहुत ज़्यादा लगी है, पर पहली बार अगर हम देखें तो स्टेट इमरजेंसी किस स्टेट में लगी थी? वो लगी थी पंजाब में 1951 में ये लगी थी। अगर हम देखें तो 352 आर्टिकल करवा दिया, 356 करवा दिया है और 360 करवा दिया है। पर जब हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है ना, तो हमारे जो सभी मौलिक जो फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो निरस्त हो जाते हैं सिवाय 20 और 21 के। तो ये भी आर्टिकल होते हैं कि भाई 20 में कौन सा 20 क्यों नहीं निरस्त होता और 21 क्यों नहीं होता। 21 में तो आपको जीवन का अधिकार दिया गया है, जीवन का अधिकार, और ये गिरफ्तारी या आपकी जो कैद के संबंधी है 20 में। जो 20 का जो रख रखाव है वो हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है 358 के तहत। और 359 में हमें क्या देखने को मिलता है, 359 में हमें देखने को मिलता है 21वां आर्टिकल। ठीक है, तो 21वां आर्टिकल मैंने बता ही दिया कि आपको 21वां आर्टिकल को हमें क्या देखने को मिलता है कि आप ना नहीं मैं क्या बोला, 359वें आर्टिकल के तहत आपको क्या मिलता है कि आप ना कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते जब आप नेशनल इमरजेंसी लगी हो। मान लो आपको स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए और आप कोर्ट में चले गए, तो भाई राष्ट्रपति जी ऐसा उपदेश के कारण आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और ये हमें बताता कौन सा आर्टिकल, 359। और 358 आर्टिकल में भी यही है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, आपको पिछले जो कानून है उसके तहत सज़ा नहीं मिल सकती। तो ये हमें 358 आर्टिकल में देखने को मिलती है। तो 358 359 आपको याद हो गए होंगे। तो इमरजेंसी रिलेटेड हमारे यही थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। तो इन्होंने पूछा स्टेट जो है स्टेट का तो कौन से में हो जाएगा, वो हो जाएगा 356 में हमारा हो जाएगा। अच्छा, एक बारी हम ना शेड्यूल्स हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ पहले करवा चुका हूँ, बस रिवाइज करवाऊँगा। अनुसूचियाँ हमारी मूल संविधान में 8 थी लेकिन अब 12 हैं। पहली अनुसूची में क्या दिया है, राज्य एवं उसके क्षेत्र। दूसरे में दिए गए वेतन एवं भत्ते। तीसरे में दी गई है शपथ। चौथे में दी गई है राज्यसभा की सीटें। 5वें में दिया गया है SC और ST का एडमिनिस्ट्रेशन। 6वें में दिया गया है कुछ जगह जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को खास स्टेटस का जो दर्जा दिया गया। 7 में दी गई हैं सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 8वें में दी गई हैं भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी लेकिन अब 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 9वें में दिया गया है भूमि सुधार जो कि हमारा पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत लाया गया था। 10वें में दिया गया दल बदल जो 52 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के साथ जोड़ा गया था। 11वें में दी गई हैं पंचायतें, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 12वें में दी गई है नगर पालिका 74 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, दोनों ही 1992 में हुए थे। तो ये हमारी अनुसूचियाँ हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ भाई साथ के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडोप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट, देखो अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया तो हमने अंग्रेजों से सीखा। और अंग्रेज कौन थे? ब्रिटिश थे। तो ब्रिटेन से हमने जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो लिया है। अब बात करते हैं हमने USA से क्या क्या लिया। तो मैंने पिछली क्लासेज में करवाया, प्रेसिडेंट का बारे में लिया है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिया है, और क्या लिया हमने फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए हैं। अगर हम फ्रांस से देखें तो फ्रांस से हमने क्या लिया है? इक्वालिटी, लिबर्टी RTY और फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, भ्रातृत्व। हमने ये फ्रांस के संविधान से लिया है। अगर हम रशिया से देखें, रशिया से हमने क्या लिया? हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं जो 51A में हैं। 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने आपको याद करवाई हुई हैं। अभी याद नहीं करवाऊंगा, बाद में रिवाइज करेंगे, उनको बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। और अगर देखें आयरलैंड के संविधान से क्या लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं DPSP, राज्य निर्देशक तत्व लिए हैं जो कहाँ से कहाँ तक 36 से लेके 51 तक हमारे दिए गए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि कहाँ से क्या लिया। अच्छा, हम जर्मनी से भी देख लेते हैं। जर्मनी से जैसे मैंने बताया क्या लिया हमने? इमरजेंसीज ली हैं, इमरजेंसी। और हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि हमारे 368 आर्टिकल में दिया गया भाग 20 में। तो ये रिवीजन हो गई।
और ये हमारा 9 क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द टॉप रनर स्कोरर फॉर द इंडिया एट द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल विद 38 रन। देख रहे हो भाई कितनी बारी आ चुके हैं वर्ल्ड कप, हर सीट में आपको मिल जाएंगे वर्ल्ड कप से रिलेटेड। और भाई अभी 2024 में भी वर्ल्ड कप हुआ, 2025 में भी हुआ, ये तो T20 वर्ल्ड कप था और ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी अभी, जिनमें दोनों में ही भारत जीता है। तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो 1983 में किन्होंने सबसे ज़्यादा रन मारे थे? 38 रन। तो वो मारे थे कृष्णामचारी श्रीकांत जी ने ये रन मारे थे। तो अभी तक भारत है वो कितने वर्ल्ड कप जीत चुका? तो अभी तक 7 वर्ल्ड कप हैं वो हम जीत चुके हैं। ODI के देख लेते हैं, T20 के देख लेते हैं और चैम्पियन ट्रॉफी के हम वर्ल्ड कप देख लेते हैं। तो ODI हमने कितने जीते हैं? ODI अभी तक हमने 2 जीते हैं, T20 के हमने 2 जीते हैं और चैम्पियन ट्रॉफी के हमने 3 जीते हैं। ODI जीते हैं 1983, कपिल देव जी हैं वो हमारे यहाँ पर कैप्टन थे, इनकी बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और 2011 में जीते हैं वो थे यहाँ पर, इसके जो कैप्टन थे इंडिया के वो थे सचिन तेंदुलकर। और जो ये हुआ था ये हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। अच्छा हम T20 देखें तो T20 हमने कौन कौन सा जीता है? T20 जीता एक तो हमने 2007 का, एक लास्ट जीता 2024 का। अगर चैंपियंस ट्रॉफी देखें एक तो जीता हमने 2002 का, फिर जीता 2013 का और फिर जीता हमने 2025 का। और कपिल देव जी ने यहाँ पर अगर हम देखें 1983 में कितने रन बनाए थे? तो इन्होंने कुल 15 रन बनाए थे। अगर श्रीकांत सर की देखें तो श्रीकांत सर ने कितने रन बनाए थे? तो इन्होंने 7, जैसे ही बताया हमने 38 रन बनाए थे, तो इन्होंने 7 तो चौके मारे थे, 7 तो 4 मारे थे, एक 6 मारा था। तो 7 चौक 28 और एक 6 34 रन तो इन्होंने ऐसे ही ले लिए थे। तो काफ़ी धुआंधार बारी इन्होंने उस समय खेली थी, ये मैंने आपको बता दिया। अगला हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एवरेज रेनफॉल इन इंडिया द लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन। तो हिंदी में कर देता हूँ, इतना मैं रफ कर लेता हूँ, आप हिंदी में पढ़िए। तो भारत में औसत वर्षा के अनुसार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो लद्दाख को भाई हम क्या कहते हैं? हम उसको ठंडा मरुस्थल कहते हैं, ठंडा मरुस्थल थल, ठीक है। तो वहाँ से आप जो हमारा कोल्ड डेजर्ट कहते हैं हम लद्दाख को, कोल्ड डेजर्ट इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। तो आपको भाई इसको मैं ना आप ऐसे भी करते थे क्योंकि वहाँ पर अपर्याप्त वर्षा होती है, इसलिए हम उसको ठंडा मरुस्थल कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता के कारण भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। निम्नलिखित इसमें से वह कानून कौन सा है? इंग्लिश में देख लीजिए। ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन क्लोथ्स इन ब्रिटेन अ लॉ वाज पास्ड टू बैन इंडियन क्लोथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लॉ। तो कौन सा था? वो था कैलिसिको एक्ट था कि भाई जो भारत का कपड़ा था ना वो काफ़ी अच्छा था और वहाँ पर सस्ते दामों में हम बेच दिया करते थे। लेकिन भाई जो वहाँ की ब्रिटेन की कंपनियाँ थी ना, इसके कारण वो ना कंगाल हो रही थी, वो समाप्त हो रही थी, क्योंकि हमारे जो कपड़े की गुणवत्ता थी वो भी ऊंची थी और हमारे जो कपड़े थे वो सस्ते थे। लेकिन जो ब्रिटेन के जो कपड़े की गुणवत्ता थी वो हमारे से नीचे थी और उनके कपड़े भी महंगे थे, इसलिए हमारे जो कपड़े वहाँ पर लोकप्रिय हो रहे थे। लेकिन ब्रिटिश ने भाई क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया कि आप वहाँ पर डायरेक्ट अपने जो कपड़े हैं वो भारतीय नहीं बेच सकते। इसी एक्ट को हम कैलिसिको एक्ट कहते हैं। अगला है एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन टीनेजर्स हेयर बॉडी वेट इज। जो एनोरेक्सिया है वो एक टाइप की बीमारी है जो किशोरों में होती है। इसके कारण क्या होता है, तो भारी मात्रा में ना उनका वजन है वो कम हो जाता है, एनोरेक्सिया। तो भाई मैंने ना एनो से आपको कुछ याद करवाया था, चलो हम करते हैं। तो देखो हमारा एक तो होता है भाई डेंगू, कौन से मच्छर के कारण, एक होता है हमारा मलेरिया, ठीक है। तो डेंगू हमने कैसे याद किया था, डैन में ले जाएंगे तो एडीज हो जाएगा, एड्स हो सकता है, डैन में ले जाओगे तो एडीज से याद किया था, एडीज मॉस्किटो। और माल एनोफिलीज, कोई आपको माल बोले ना, ए भाई माल क्या माल ले रखा, माल ले रहा है क्या, नो भाई ये ट्रिक है, पहले बता रहा हूँ, कोई दिमाग पे मत लेना। नो मैं माल मूल नहीं लेता भाई, माल नहीं है, एनो ऐसे याद कर सकते हो। एनोरेक्सिया, तो एनोरेक्सिया ये ऐसे याद आ गया भाई। तो इसमें क्या होता है, आपका जो वजन है वो बहुत जल्दी से घट जाता है। किसी दिन मैं इन
ट्रिक की वजह से पी लूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ वाइटल रोल इन चेंजिंग द अर्थ क्लाइमेट लीडिंग टू अ क्रिटिकल कंडीशन नोन एज। जो हमारे वायुमंडल में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो ये ग्रीन हाउसेज गैस है ना, वो हमारी जो ओजोन लेयर है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं, और जो उसका जो छेद है वो छेद हो रखा है उसमें और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नवरोज इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर विच बाय फॉलोइंग कम्युनिटीज। तो नवरोज है वो त्यौहार है वो किनके द्वारा बनाया जाता है, वो पारसी लोगों के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओडिसी गुरु रिसीव्ड द फर्स्ट उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 एट भुवनेश्वर। तो ओडिसी गुरु हैं उन्होंने 2023 में है उत्कल प्रतिभा सम्मान मिला है, तो वो किससे रिलेटेड हैं, तो वे हैं हमारे रतिकांत मोहापात्रा। आप ना इसको वैसे भी कर सकते हो, जो ओडिसी डांस हैं उनके जो एक बहुत ज़्यादा अहम एक्सपोनेंटल हैं, जो एक्सपोनेंट हैं वो कौन है, वह केलुचरण महापात्रा। ये भाई ओडिसी डांस से रिलेटेड है महापात्रा। तो आप यहाँ से भी ऐसे पकड़ सकते हैं, रतिकांत महापात्रा जी कौन है, ओडिसी गुरु के नाम से इनको भी हम जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट फॉर इंडिया। गवर्नमेंट अकाउंट हैं ऑफ इंडिया के, उनमें से कौन सा नहीं है। हिंदी में करके दिखा देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का खाता नहीं है। तो देखो वो हमारा कौन सा भारत सरकार का जिससे लेना देना नहीं होता, वो होता हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड। हिंदी में करके दिखा देता हूँ, वो हमारा सामान्य भविष्य निधि जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। अच्छा हम बात करें कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो हमारा भारतीय आकस्मिक निधि है वो क्या होती है। ये ना एक ऐसा इमरजेंसी फंड होता है, इमरजेंसी पैसा होता, मान लो सिंपल भाषा में, जैसे भारत पे कोई युद्ध हो जाए या कोरोना जैसी महामारी आ जाए, या ये ना ऐसा पैसा होता है जो इमरजेंसी में देश के लिए खर्च होता है, या भाई हमारे मतलब भगवान अगर कुछ गड़बड़ हो जाए देश में तो इमरजेंसी में यहाँ पर पैसा हम बचा के रखते हैं, ये पैसा उस समय के लिए होता है। तो इसको ही बोलते हैं भारतीय आकस्मिकता निधि, जो आकस्मिक जो हमारे पे दुविधा पड़ जाए उसके लिए, और इसके लिए भाई प्रेसिडेंट हैं वो ही केवल पैसा निकालने देते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं जो कॉन्सुलेटेड फंड होता है ना ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, हिंदी में करके दिखा देता हूँ। भारत की समेकित निधि जो होती है वो होती है हमारी, जो भी हमारे लोन्स हैं, रिवेन्यू है, मतलब जो संचित निधि है ना वही होती है भारत की सांकेतिक निधि, इसको ही हम कहते हैं सांकेतिक निधि को। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विदेश मंत्री जयशंकर ने मार्च 2023 में जेफरी बावा इट्स एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। जेफरी बावा कौन है, तो देखो जेफरी बावा का ना जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने इनका एक मूर्ति का शुभारंभ किया था। तो ये क्या है, तो जेफरी बावा है श्रीलंकन आर्किटेक्ट हैं। ये क्वेश्चन भाई आप शर्त मार सकते हो, दोबारा से देखने को आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। बेस्ड ऑन द तेंदुलकर कमेटी द नेशनल पॉवर्टी लाइन वाज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो जो तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी ना, ये भाई भारत में ना जो गरीबी का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई थी। तो इन्होंने एक तो कहा था 1816 रुपये पर कैपिटा पर मंथ फॉर रूरल एरियाज, मतलब क्या है जो 816 रुपये हैं, जो अगर कोई रूरल एरिया मतलब कोई गांव में 816 रुपये कमा रहा पर मंथ के, पर डे के नहीं, तो भाई वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। और भाई अगर शहर में कोई 1000 रुपये से ऊपर कमा रहा है वो माना जाएगा गरीबी रेखा से ऊपर। और ये भाई तेंदुलकर, मैं एक बार सभी की सभी जो गरीबी पे बनाई गई कमेटीज है ना वो आपको करवा देता हूँ। जो पॉवर्टीज पे बनाई गई कमेटियाँ हैं, एक भाई कमेटी की भी स्पेलिंग आती है, कमेटी शायद यही होती होगी, इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो उस पर हमारी अभी तक भाई बहुत सारी कमेटियां हैं वो बन चुकी हैं। अगर पहले हम देखें तो पहली थी अलग कमेटी, ये कब बनी थी, ये बनी थी 1979 में। उसके बाद बनी भाई लकड़ा वाला
कमेटी, ये बनी थी हमारी 1993 में। फिर आई तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी ये कब आई थी, ये आई थी हमारी 2009 के आसपास। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, वैसे बनाई तो गई थी ये कब 2005 में, पर रिपोर्ट इन्होंने 2009 में दी थी। और उसके बाद आई थी भाई रंगाराजन कमेटी, ये कब आई थी, ये आई थी 2012 में। तो आप इनको याद कर सकते हो। तो ये भाई दोनों ही हमारे बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे। 816 रुपये जो दिया था इन्होंने, ये दिए थे गांव के लिए, और 1000 रुपये ये दिए थे शहरों वाले के लिए। तो पुअर्टी की आप कमेटियाँ कैसे याद कर सकते हो, देखो ये आपको साल तो याद करने होंगे, 1979, 1913, 1993, 2009 और 2012। ये आपको मैं इतनी बारी करवा दूंगा कि याद हो जाएं। तो गरीब हैं वो अलग दिखते हैं, और भाई वे लक्कड़ का काम करते हैं, तेंदुलकर जी के लिए बैट बनाते हैं, और वे रंग का भी काम करते हैं। जो पुअर लोग होते हैं वो अलग दिखते हैं, लक्कड़ का काम करते हैं, तेंदुलकर जी के लिए बैट बनाते हैं और उस पर रंग का भी काम करते हैं, अलग दिखते हैं। गरीब लक्कड़ का काम करते हैं, तेंदुलकर के बैट बनाते हैं और उस पर पेंट का काम करते हैं। 1979, 1993, 2009 और 2012 ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, आमेर फोर्ट वाज बिल्ट विद द रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल बाय विच रूलर इन द 16th सेंचुरी। तो जो आमेर का किला है वो किन के द्वारा बनाया गया था, तो ये राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। और भाई ये अकबर के कोर्ट में थे और उनके सेना में ये कमांडर थे, मतलब सेना अध्यक्ष आप मान सकते हो, ये राजा मान सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, इन 2023 कांग्रेस एमपी शशि थरूर हैज बीन नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो शशि थरूर को है जो कांग्रेस के एमपी हैं, इनको एक मंत्रालय दिया गया था। वो कौन सा मंत्रालय है, वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का मंत्रालय है। और ये भाई शशि थरूर हैं, ये कांग्रेस की तरफ पार्टी में हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे एमपी हैं भाई। इनके कारनामे सुनोगे तो इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई मैं आज आपको पहले ही बहुत ज़्यादा बुक करवा चुका हूँ, तो शशि थरूर जी की अभी बुक नहीं करवाऊंगा, पर आने वाले समय में आपको ये नाम फिर से देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो भाई, लाइक करके ज़रूर बताया रहो यार, लाइक कर दिया रहो। और तो भाई मैं आपसे कुछ मांगता नहीं। और भाई आपको अगर मेरे से फिर से मिलना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहो, क्योंकि भाई मैं आपका एमटीएस करवा के छोड़ूंगा, वो मेरी जिद है, मैं आपका एमटीएस करवा के ही छोड़ूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।